अच्छा, मैं फर्स्ट A2 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे। कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड शेयर हो रही है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने बॉयज़ लॉ स्टार्ट कर दिया था और बॉयज़ लॉ में हमने इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म और मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग कर ली थी। कंफर्म करें, 4 हेडिंग हो गई थी या 3 हुई हैं, ये कंफर्म करें। और करके कल की चारों हेडिंग में अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बता दें, ताकि 2 हेडिंग रह गई हैं बॉयज़ लॉ में, वो करेंगे हम। उसके बाद न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। 4 करा दिए। चलें, चारों हेडिंग में आपको कोई भी परेशानी, किसी ने घर पे पढ़ा हो, उसको क्लियर हो नहीं हो रहा हो कुछ? चलें भाई, तो क्लियर हो गया तो आप अब अगली हेडिंग डाल देंगे आप। शाबाश, स्लाइड मैंने खोल दी है। अगली हेडिंग डाल दें, जर्नल फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ। जनरल फॉर्म ऑफ बॉयज़ लॉ की हेडिंग डाल दें। और जब तक मैं बोलूंगा नहीं, कुछ लिखना नहीं आपने, पहले सुनना है गौर से, उसके बाद लिखेंगे आप। तो ये तय हो गया कि आपको शुरू की 4 हेडिंग में कोई इशू नहीं है। हेडिंग नंबर 5 आप कर रहे हैं। ये जर्नल फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, आप पूरा लिखेंगे, मैं भी लिख देता हूँ। चलें, तो आप पूरा लिखेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। जी जी, एक ही क्वेश्चन है। अब आप फर्स्ट ईयर लेवल पे आ गए हैं, बड़े हो गए माशाल्लाह, कॉलेज जाएंगे तो अब काम ज़रा लंबा होता है, वो छोटा छोटा वाला काम हो गया। अब 4 नंबर का सवाल आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरा लिखना होता है। इंट्रोडक्शन से आप शुरू करेंगे, आखिरी हेडिंग तक जाएंगे। जी जी सनिया, ये एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग की नेक्स्ट हेडिंग है, जर्नल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बड़ी आसान सी हेडिंग है, मैथमेटिकल काम है बड़ा, पहले सुन लेंगे फिर करेंगे। अब देखिए, आपके पास एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, और इनिशियल इनिशियल इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले ना। तो इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। फिर आपने प्रेशर, अच्छा ये प्रेशर कौन सा वाला है, एक्सटर्नल है जिसकी हम कल बात कर रहे थे। फिर आपने इनिशियल प्रेशर को P1 से बढ़ा के P2 कर दिया। तो जब इनिशियल प्रेशर P1 से बढ़ के P2 हुआ, तो जो वॉल्यूम है वो आपको पता है, कल का लॉ सबको याद होगा कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रेशर जब P1 से बढ़ के P2 हो गया तो वॉल्यूम V1 से कम होकर V2 हो गया। या ऐसे कह लो कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। जब प्रेशर P1 से कम होकर P2 हो गया तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या सोचते हैं, पर ये तय है कि रिलेशन इनवर्स है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह चेंज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं चेंज। समझ रहे हो बात? हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं चेंज, कि जो प्रेशर था वो P1 से चेंज होकर P2 हो गया, जिसके नतीजे में वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो गया। और जो मेरे साथ चल रहे हैं, लॉ सही से पढ़ रहे हैं कल से अब तक, उन्हें पता है कि जब प्रेशर चेंज होगा तो लाजमी वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो गया। तो प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। सबको ये कहानी क्लियर है? पूरी क्लास जहाँ पे मसला हो वही सवाल कर लेना है। अब इस कहानी के बाद आपने हेडिंग डालनी है, ये पहले वर्डिंग है, अभी कुछ करना नहीं है आपने, जब तक मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं आप। फिर आपने हेडिंग डाली फॉर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन की हेडिंग डाली, ठीक है भाई। इनिशियल कंडीशन की हेडिंग में आपने लिखा
इनिशियल कंडीशन की हेडिंग में आपने लिखा अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ के बाद मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ के बाद आपने इससे शुरू किया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इनिशियल कंडीशन की हेडिंग, अच्छा इनिशियल कंडीशन का मतलब है प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ और फिर ये लिख दिया आपने V और P का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, जो मैंने हाईलाइट किया है। फिर आप वापस आ गए और फिर आपने क्योंकि इनिशियल कंडीशन की हेडिंग डाली है तो V की जगह पे V1 आ गया, P की जगह पे P1 आ गया। हलवा तरीन काम कर रहे हैं आप। साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, सबको पता है कांस्टेंट क्या होता है, सबको पता है। P1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 बराबर P1 V1 बराबर आ गया के। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। यही काम आपने फाइनल कंडीशन के लिए करना है, बिल्कुल फोटोकॉपी। सिर्फ फर्क यह है कि फाइनल कंडीशन में V की जगह पे V2 आ जाएगा, P की जगह पे P2 आ जाएगा। शुरू में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, उसको इनिशियल बोलते हैं। बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, इसको फाइनल बोलते हैं। तो पहले आपने कॉपी करना है इनिशियल कंडीशन, फिर आपने कॉपी करना है फाइनल कंडीशन। पर दोनों कंडीशन की पहली लाइन मैंने आपको जानबूझ के यहाँ नहीं लिखाई ताकि अपना जहन लड़ाएं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ लिखकर आप पहली लाइन ये लिखेंगे, पहली लाइन आपकी दोनों की ये होगी जो मैंने हाईलाइट की है। उसके बाद आप इनिशियल में V1 और P1 कर देंगे और फाइनल में आप V2 और P2 कर देंगे। कंबाइन करने को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। बाय कंबाइनिंग जो लिखा हुआ है उसको अभी छोड़ दें। इनिशियल और फाइनल तक में कोई सवाल है तो मुझसे कर ले प्लीज, चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि आपको ये सारी बात क्लियर हो गई है कि आपने काम कैसे करना है। अच्छा, मेरे पास स्लाइड पे जगह इस तरह से होती है कि मैंने आमने सामने लिखा है, पर आपने आमने सामने नहीं लिखना। पहले आपने इनिशियल कंडीशन लिखना है, पर उसके नीचे से आपने फाइनल कंडीशन लिखना है। ये सब हेडिंग है जर्नल फॉर्म की। जर्नल फॉर्म ऑफ बॉयस लॉ मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग्स हैं जो कि वर्डिंग के बात करेंगे आप। एक भी बंदे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में V की जगह पे V1, P की जगह पे P1, फाइनल कंडीशन में V की जगह पे V2, P की जगह पे P2। चलिए वर्डिंग लिखे, शाबाश, पूरी क्लास वर्डिंग लिखे। कंसीडर अ गैस, कंसीडर अ गैस, consider a gas present in a closed container, consider a gas present in a closed container with volume V1 and pressure P1. Consider a gas present in a closed container, consider a gas present in a closed container with volume V1 and pressure P1, with volume V1 and pressure P1, full stop. When external pressure changes to P2, when external pressure changes to P2, volume becomes V2. When external pressure changes to P2, when external pressure changes to P2, volume becomes V2. Volume becomes V2. चले भाई, तो ये आपने वर्डिंग लिख ली है। कौन सी हेडिंग में लिख रहे हो आप? जर्नल फॉर्म में, जर्नल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ में वर्डिंग आ गई है। अब आपकी सब हेडिंग आएगी फॉर इनिशियल कंडीशन, वो आपने कॉपी करनी है, तरीका मैंने बता दिया है। फिर आपकी सब हेडिंग आएगी फॉर फाइनल कंडीशन, वो आप कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ तक कोई भी मसला अगर है तो सवाल कर ले, और मसला नहीं है तो कॉपी करना शुरू करें। शाबाश।
नहीं, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पूरा पूरा सॉल्व करके प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर बता सकते हैं कौन प्रेशर है। अगर टेम्परेचर सेम दिया हुआ था फिर मोल से बात करें, टेम्परेचर सेम नहीं, सब में अलग अलग है उसका। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना हर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट मीन्स उसको अचीव करवाने में मदद देता है, उसको कम नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर 30 रुपये की चीज़ मिल रही है, 20 रुपये आपके पास है, 10 रुपये कोई और आपको दे रहा है, तो वो 10 रुपये आपको देकर वो आपको वो चीज़ खरीदने में मदद कर रहा है, तो कीमत कम नहीं कर रहा है, उसकी कीमत वही 30 रुपये। हाँ भाई, फर्स्ट एड टू कॉपी कर लिया आपने, मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि क्योंकि आप सामने नहीं है, आप गलत कॉपी ना करें। फॉर इनिशियल कंडीशन की सब हेडिंग आएगी, उसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फिर आप लिखेंगे बी और पी में रिलेशन कैसा इन्वर्स है, फिर अगली लाइन में बी की जगह पे V1 आ जाएगा, पी की जगह पे P1 आ जाएगा, और फिर सॉल्व करके P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाए इक्वेशन 1। फिर आप हेडिंग डालेंगे नीचे फॉर फाइनल कंडीशन, वहाँ भी आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिखेंगे, फिर B की जगह पे V2 आ जाएगा, P की जगह पे P2 आ जाएगा, फिर सॉल्व करके आ जाएगा P2 V2 इक्वल टू के इक्वेशन 2 बनेगी। ऐसे करना है, किसी ने अगर इस तरह नहीं किया तो प्लीज सही कर लेगा वो। अच्छा, अब मैं आपको इक्वेशन कंबाइन करना सिखा रहा हूँ, सब मेरे साथ है, जो पीछे रह जाएगा वो पॉइंट आउट कर देगा चैट बॉक्स में, ये नहीं कि कोई हेजिटेट करेगा। अच्छा, अब कंबाइन करने का असूल सुन लें। देखिए, सिलेबस में 8-10 दफ़ा ये करना है आपने, तो इट्स बेटर है कि आप एक ही दफ़ा अच्छे से सीख लें। कंबाइन करने का असूल ये है कि जो इक्वेशन आप कंबाइन कर रहे हैं उसमें जो चीज़ कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। कंबाइन करने का असूल क्या है कि जो चीज़ कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, जो भी चीज़ कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब देखो, P1 V1 इक्वल टू के और P2 V2 इक्वल टू के में के कॉमन है, तो के कॉमन है तो के एलिमिनेट हो जाएगा, तो के एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बच गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो आप पूरा लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। आपने इस तरह लिखा इक्वेशन बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंबाइन करने से आपने के गायब कर दिया, के गायब कर दिया, तो ये बच गया P1 V1 बराबर है P2 V2। अब ये P1 V1 बराबर है P2 V2 को देखकर एक और चीज लिख सकते हैं जो किताब चाहती है कि आप समझ लें। इन जनरल करके किताब पढ़ा रही है कि जब P2 V2 हो सकता है तो आगे चल के P3 V3 भी हो सकता है। क्या आप प्रेशर को दोबारा चेंज कर दें P2 से P3, वॉल्यूम फिर चेंज हो जाएगा V2 से V3, फिर प्रेशर चेंज कर दें P3 से P4, वॉल्यूम फिर चेंज हो जाएगा V3 से V4, और ये काम जितनी दफा दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो ये n तक जाएगा। n का मतलब, जब भी n आता है तो n का मतलब होता है जितनी दफा दिल चाहे ये काम करो आप। कहने का मकसद है, अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि प्रेशर को एक दफा चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म, तो ऐसा नहीं है। प्रेशर को सैकड़ों दफा चेंज करो, सैकड़ों दफा वॉल्यूम भी चेंज होगा। किसी को जर्नल फॉर्म में कोई परेशानी, कॉपी कर लें और मुझसे क्वेश्चन कर लें अगर कोई इशू होता है। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। कंबाइनिंग करने का मैंने असूल ये बताया है कि जिन इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे उनमें जो चीज़ कॉमन होगी उसको गायब कर देंगे आप। तो के दोनों इक्वेशन में कॉमन था तो के को गायब कर दिया, तो के को गायब कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन आ गई P1 V1 बराबर है P2 V2।
और इसको देखते हुए हमने कहा कि आगे लिख लें आप P3 V3 P4 V4 और ये n तक जा सकता है। जितनी दफा दिल चाहे आप चेंज करेंगे, प्रेशर को अलाउ है और वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। अब बताइए, सबको क्लियर हो गया है? तो हम आखिरी हेडिंग पे जाएंगे प्लीज। तो मुझे कंफर्म करें ताकि हम आखिरी हेडिंग पे जाएं। कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। चलो जी, वेरी नाइस, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी आ गया है। अब आप ये आखिरी हेडिंग डाल दें, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। लास्ट हेडिंग है ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। अच्छा सनिया, पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि वर्डिंग जो है ना हमने पूरी लिखी हुई है, ये पूरा काम चल रहा है बॉयज लॉ की हेडिंग में। तो वो जो शुरू में हमने 2 लाइनें लिखी हैं वही इसकी वर्डिंग कहलाती है, और फिर फॉर से लेके यहाँ तक आपने पूरा काम करना है। इसमें बीच में अलग से कोई वर्डिंग नहीं है, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। और आयशा के सवाल का जवाब ये है कि ग्राफ अभी नहीं बनाना, वर्डिंग आएगी पहले। ठीक है भाई, तो ग्राफ की हेडिंग सबने डाल दी है, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात, सनिया और आयशा दोनों? अच्छा, अब ग्राफ के बारे में आप पहले एक बात जनरल सुन लें गौर से, मेरी जनरल बात मेरी सुन लें। जनरल बात ये है कि पूरी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों जगहों पर जहां पर दो चीजों में रिलेशन डायरेक्ट होगा,
ठीक है, जहां पे दो चीजों में रिलेशन डायरेक्ट होगा वहां पे ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और वो ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन इस पॉइंट को कहते हैं, मेरा कर्सर देखिएगा आप, जो कर्सर मैंने दिखाया है ना, जहां पे जो दोनों 0 0 दिख रहे हैं, ये ओरिजिन है। तो अगर रिलेशन डायरेक्ट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से गुजरेगा, ठीक है। और जहां पर भी रिलेशन जो है वो इनवर्स होगा, वो ग्राफ जो होगा वो कर्व होगा, और कर्व उस लाइन को बोलते हैं जो स्ट्रेट नहीं होती। हर वो लाइन जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। तो जहां पे रिलेशन डायरेक्ट होगा वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से गुजरेगा, और जहां पे रिलेशन इनवर्स होगा वहां पे जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा, ठीक है। अब आप जरा वापस लॉ पे आए, देखिए मैं क्या आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। देखो भाई, अब अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, एक सेकंड बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने बड़ा करके आपको दिखा दिया। तो अब देखो, गौर से सुनना, यहाँ लोग फंसते हैं पता नहीं क्यों। देखो, V और P का रिलेशन तो इनवर्स है, ठीक है। V और P का रिलेशन तो इनवर्स है, सबको पता है, ये हमने कल से अब तक पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1/P को एज अ होल देखूं, यानी को P को अलग से नहीं देखूं, 1/P को एज अ होल पढ़ूं, तो ये रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्या नहीं? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? लोग फंसते हैं इस पे, हालांकि फंसना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ P को पढ़ेंगे तो रिलेशन इनवर्स है, अगर सिर्फ P को पढ़ रहे हैं तो रिलेशन इनवर्स है, वो तो आप कल से पढ़ते आ रहे हैं। पर अगर आपने 1/P को एज अ होल पढ़ा, एज अ होल, तो जो रिलेशन हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर आपको ये बात क्लियर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर P को पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो P से रिलेशन इनवर्स है, लिहाजा जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। और अगर 1/P को पूरा पढ़ोगे तो रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, लिहाजा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। एक दफा तो एक दफा मैं आपको और सुनाता हूँ, ठीक है। एक दफा मैं और सुनाता हूँ कि अगर मैं P को अलग से पढ़ रहा हूँ, तो P को अलग से पढ़ रहा हूँ तो रिलेशन इनवर्स है, जो कि हम कल से अब तक पढ़ रहे हैं। और इनवर्स वाला जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, लिहाजा V का और P का जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। लेकिन अगर हम 1/P को एज अ होल पढ़ रहे हैं, तो 1/P को एज अ होल पढ़ेंगे तो रिलेशन 1/P को एज अ होल पढ़ेंगे तो रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा। और रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो दो ग्राफ बनेंगे, P के साथ जो ग्राफ बनेगा वो कर्व होगा, और 1/P के साथ जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कितने लोगों को अभी भी ये बात क्लियर नहीं है? प्लीज कंफर्म करें। कैसे अभी दिखाता हूँ, दिखाता हूँ
बिग शिप, सी शिप लाइफ, पार्टी हो रही है। चले मैं आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखें, पहले मैंने आपको ये बात बैठा दी जहन में कि जहां भी रिलेशन डायरेक्ट होगा वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और जहां रिलेशन इनवर्स होगा वहां कर्व होगा। ये एक बात खत्म, ठीक है, ये एक बात खत्म। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम का और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स है, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना। तो अगर मैं आपको दो ग्राफ के बजाय एक ग्राफ पढ़ाऊं तो वो कौन सा बनाएंगे आप? चलिए ये बताएं, ये तो बताएं ना। अगर मैं दो ग्राफ नहीं पढ़ाऊं, एक ही पढ़ाऊं, वी और पी का, तो वी और पी में रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, ये तो क्लियर है सबको। और इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? कर्व। तो एक ग्राफ अगर पढ़ते तो वो कर्व पढ़ते, इसमें तो कोई मसला नहीं है, किसी को बताएं पूरी क्लास। ये तो क्लियर हो गया कि वी और पी का रिलेशन इनवर्स है, लिहाजा उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। सही है, तो ग्राफ नंबर 1 जरा देख लें, 2 को मत देखिएगा अभी, सिर्फ ग्राफ नंबर 1 देखें। चले ग्राफ नंबर 1 में देखें, एक तरफ पी लिया हुआ, एक तरफ वी लिया हुआ है। अच्छा, ये वी ऊपर लेते हैं, पी नीचे लेते हैं, ये सिंध बोर्ड का चक्कर है। ये जो डायग्राम मैंने नेट से उठाई है ये सिंध बोर्ड की नहीं है, लिहाजा इसमें पी उधर लिया हुआ है तो वी इधर लिया हुआ है। तो आपने जब कॉपी करना है तो वी को ऊपर लिखना है और पी को नीचे। खैर ये हमारी डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि जो पहला ग्राफ है उल्टे हाथ वाला, उसमें पी और वी है, और पी और वी का रिलेशन इनवर्स है, लिहाजा इसका ग्राफ कर्व होना चाहिए। तो आपको कर्व दिख रहा है, तो किसी को ग्राफ नंबर 1 में कोई इशू है तो बता दें, ताकि मैं ग्राफ नंबर 2 पे जाऊं। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था खासतौर पे वो लोग, ग्राफ नंबर 1 क्लियर हो गया। तो वी और पी में इनवर्स रिलेशन है, लिहाजा उसका ग्राफ कर्व होना चाहिए, और वो कर्व होता है और वो आपको दिख गया। अब पूरी तवज्जो आप ग्राफ नंबर 2 पे कर रहे हैं, 1 की कहानी मुका दी, 1 पे अब कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। पूरी तवज्जो आपकी ग्राफ नंबर 2 पर है। ग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि आप पी को पढ़ने के बजाय 1/p को एज अ होल पढ़ रहे हो, ठीक है भाई। पी को पढ़ने के बजाय 1/p को एज अ होल पढ़ रहे हो। फर्स्ट करो पी की वैल्यू 10 है, तो 1/p की वैल्यू क्या होगी? चैट बॉक्स में बताओ, मैथ्स वाले कैलकुलेटर के बगैर। पी की वैल्यू अगर 10 है तो 1/p की वैल्यू क्या होगी? नहीं वैल्यू बताओ ना। 1/10 बहुत चीते हो तुम लोग यार। 1/10 तो मुझे भी पता है, 1/10 की वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेटर के बगैर? क्या आ रही है? 0.1, ठीक है भाई, 0.1 आ गई। अब ये क्लियर हो गया, पी की वैल्यू अगर 10 है तो 1/p 0.1 होगा। तो अब अगर मैं यहाँ 1/p की जगह पे 0.1 लिख दूं, तारीखी काम करने लगे प्लीज, जरा तवज्जो चाहिए। अगर मैं 1/p की जगह पे 0.1 लिख दूं और आपके जहनों में है कि ये 1/p है, जिसकी जगह पे सर ने 0.1 लिखा है, तो अब ये v का और 1/v का और 0.1 का कैसा रिलेशन है? हाँ भाई, फर्स्ट है A2, v का और 0.1 का रिलेशन कैसा है? अब बता देना खुदा के लिए, इंटरेस्ट लेवल बढ़ाओ। v का और 0.1 का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है, सब मानते हैं। और आपके दिमाग के बैक साइड पे ये बात है कि ये 0.1 कौन है? ये 0.1 कौन है? ये 0.1 1/p है। तो जब आप बोलते हैं कि v का 0.1 से डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि आप यही बोल रहे हैं कि v का 1/p से कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। आप ही लोगों ने लिखा ना चैट बॉक्स में डायरेक्ट, मैंने तो नहीं लिखा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है किसका? v का 0.1 के साथ, यानी कि v का 1/p के साथ। और जहां पे डायरेक्ट रिलेशन होता है वहां ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए अगर हम v का ग्राफ 1/p के साथ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा।
अब बताओ कितने लोगों को क्लियर नहीं है? अब जरा मैंने वैल्यू स्टाइल चेंज करके पूरी जान मार दी, अब बताएं आप। जोआ को मसला था, आयशा को मसला था। आयशा का अभी तक जवाब, आयशा का जवाब भी आ गया है, मरीबा का भी जवाब आ गया है, क्लियर आ गया। चलो चलो तो हो गया, ओके हो गया, खुदा का शुक्र है, वरना को तीसरा स्टाइल लाना पड़ता, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलो तो तय हो गया कि v का 1/p, वापस 1/p लिख दूं, इजाजत है? वापस 1/p लिख दूं, समझाने के लिए था। मैं क्या हो गया, ठीक है भाई, तो वापस 1/p आ गया और ये भी हटा दिया, ठीक है। चले जी, तो इसका मतलब है कि v का और 1/p का रिलेशन डायरेक्ट है, और ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो अब ये डायग्राम देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये फेडरल बोर्ड की बुक में ना v और p को रिप्लेस कर देते हैं, लिहाजा ये उल्टा दिख रहा है। तो आपको वाई एक्सिस पे 1/, नहीं, वाई एक्सिस पे v लेना है और एक्स एक्सिस पे 1/p लेना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना, लिखने के तरीका का कोई इशू नहीं है। तो वाई एक्सिस पे v लेंगे और एक्स एक्सिस पे 1/p लेंगे। तो जहां पे p ले रहे हैं वहां कर्व, जहां 1/p ले रहे हैं वहां स्ट्रेट लाइन। एक दफा और सुन लें, उल्टे हाथ वाले ग्राफ में y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे p, ठीक है भाई, y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे p, और सीधे हाथ वाले ग्राफ में y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे 1/p, ठीक है। चलिए इसकी वर्डिंग लिखते हैं, जल्दी से लिखें, उसके बाद ये ड्रॉ करेंगे आप साफ सुथरा। शाबाश, वर्डिंग लिख लें। अब तो कंफ्यूजन क्लियर है, वर्डिंग लिखें। द ग्राफ बिटवीन, ग्राफ ऑफ बॉयस लॉ में वर्डिंग वर्डिंग लिख रहे हैं आप। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज अ, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज अ पैराबोलिक कर्व। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज अ पैराबोलिक कर्व। जो शक्ल बनती है ना, इसको पैराबोला कहते हैं, और ये सेकेंड ईयर मैथ्स वाले पढ़ेंगे, बायोलॉजी वालों का इनसे वास्ता नहीं। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज अ पैराबोलिक कर्व, is a parabolic curve, while graph between volume and 1/p, while graph between volume and 1/p, जैसे मैंने लिखा है 1/p, आप भी ऐसे लिखेंगे, चैट बॉक्स देख लें। while the graph between volume and 1/p is a straight line, while the graph between volume and 1/p is a straight line, is a straight line। चले अब आप ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लें, शाबाश, एज क्विक एज पॉसिबल, ताकि हम न्यूमेरिकल शुरू करें। अच्छा, आपको पता है 40 मिनट्स पे लेक्चर ब्रेक होता है, तो अभी ब्रेक हो जाएगा अचानक से, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और विद इन 30 सेकेंड आपने रीज्वाइन करना है उसी आईडी और पासवर्ड के साथ, बिल्कुल क्विकली, तेजी के साथ। तो ये दोनों ग्राफ आप ड्रॉ कर लें, शाबाश। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम, सवाल कर ले। लास्ट लाइन में रिपीट कर देता हूँ, वाइल दी, लास्ट लाइन में क्या लिखवाया मैंने? वाइल दी ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p, while the graph between volume and 1/p is a straight line, while the graph between volume and 1/p is a straight line, और 1/p मैंने बता दिया कैसे लिखना है, वो चैट बॉक्स में देख लें आप।
देखो मेन क्वेश्चन में जो आपको चाहिए उसमें कौन नहीं है, इस पे गौर करो, कौन नहीं है। जो आपको पता चल जाएगा अमोनिया नहीं है, तो अमोनिया के मोल बराबर करके सब्ट्रैक्ट करके अगर अमोनिया कैंसिल हो जाए तो इक्वेशन आ जाएगी उसमें। तो देखो उसके अगर मोल बराबर है तो ठीक है, वरना मोल बराबर मतलब डिवाइड कर मोल बराबर करो आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों के पास अगर बुक है ना, तो इस ग्राफ को बुक से देख लीजिएगा। ये जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, इसको ओरिजिन से टच नहीं करते, थोड़ा ऊपर रखते हैं। इन्होंने तो टच कर दिया, पर आप जो है ना पेंसिल से, जैसे बना बनाया होगा पेंसिल से आपने, तो इसको थोड़ा सा मिटा देंगे आप, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। और इसकी लॉजिक ये है कि गैस का वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ देते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा। अभी यहाँ पे तो वो ओरिजिन से मिला दिया, क्योंकि ये तो मैंने नेट से डायग्राम उठाई है, तो मेरा कंट्रोल नहीं है इस पर। तो फिर मैंने आपको समझा दिया कि इसको आप थोड़ा सा जीरो से दूर रखते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल यही स्ट्रेट लाइन बनी रहेगी, सिर्फ थोड़ा जीरो से उसको हटा देंगे। और वजह इसकी कोई पूछे आपसे तो आप ये नहीं बोलेंगे सर ने बस बोला, आप बताएंगे उसको कि क्योंकि गैस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए अगर उसको टच कर देंगे जीरो से, तो इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए उसको थोड़ा सा पहले छोड़ देते हैं। क्या आपको समझ में आ गई मेरी आखिरी वाली बात? चलिए, अब रीज्वाइनिंग के बाद हम न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। मैं न्यूमेरिकल नंबर, आप हेडिंग डाल दें न्यूमेरिकल। 10 मिनट होंगे हमारे पास, तो एक न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हो जाएगा हमसे। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल में जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चले, तो न्यूमेरिकल की हेडिंग आपने डाल दी होगी। अब क्योंकि 1 मिनट से भी कम रह गया रिज्वाइनिंग में, तो रिज्वाइनिंग के बाद ही न्यूमेरिकल बंद करेंगे। 5-7 मिनट है हमारे पास, तो इंशाल्लाह हो जाएगा उतनी देर। पूरे 18 के 18 लोगों ने फौरन रिज्वाइनिंग देनी है, ठीक है।